आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण में उप इकाई अथवा पाठ शिक्षण के लक्ष्य पर विचार करेंगे। कल हमने इकाई शिक्षण के लक्ष्य पर विचार किया था। अब है उप इकाई अथवा पाठ शिक्षण के जो लक्ष्य हैं। सामान्यतः पाठ्यचर्या के किसी विषय को अनेक उप विषयों और उन विषयों को अनेक इकाइयों और इन इकाइयों को 30 से 40 मिनट की अवधि में पूरे होने वाले पाठों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। किसी भी पाठ की पाठ्य वस्तु सुनिश्चित होती है, वहीं इस पाठ्य वस्तु के विकास को सीखने वालों के ज्ञान एवं कला कौशल में जो वृद्धि होती है, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उन्हें पाठ शिक्षण के लक्ष्य कहा जाता है। जैसे बच्चों को स ध्वनि के उच्चारण, अंग एवं स्थान बताना, बच्चों को भास्कर शब्द का अर्थ बताना और बच्चों को सूर्य के जो पर्याय हैं, जैसे पतंग है और भास्कर शब्द है, इन सब का अंतर बताना। किसी पाठ के शिक्षण लक्ष्य निश्चित करते समय पाठ्य सामग्री के साथ साथ सीखने वालों की प्रकृति, उनकी आयु, उनकी परिपक्वता, रुचि, रुझान और योग्यता एवं जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन्हें एवं प्राप्य जो साधन है, उन सभी को सामने रखना होता है। और पाठ शिक्षण के जो लक्ष्य हैं, वास्तविक एवं सरल स्वभाव से प्राप्त होते हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा पाठ शिक्षण के लक्ष्य से तात्पर्य किसी ऐसे कथन से होता है जो किसी पाठ्य वस्तु के शिक्षण अथवा किसी क्रिया के संपादन द्वारा व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की वास्तविक स्थिति की ओर संकेत करते हैं। जैसे इकाई शिक्षण के लक्ष्य और उप इकाई यानी पाठ शिक्षण के लक्ष्य के अंतरों को स्पष्ट किया जाता है। यद्यपि इकाई शिक्षण के जो लक्ष्य हैं, उनमें और पाठ शिक्षण के लक्ष्यों में अंतर होता है। इकाई शिक्षण के लक्ष्य और उप इकाई यानी पाठ शिक्षण उप इकाई यानी छोटा पाठ जो विभाजित करके बताया जाता है। पाठ शिक्षण में अंतर। ठीक है, एक यूनिट इकाई हुई और जो उप इकाई हुई, ये पाठ यानी छोटा 30 से 40 मिनट के पाठ को पढ़कर सुनाना, बताना बच्चों को। ठीक है, पाठ्यचर्या के किसी विषय अथवा उसके उप विषय की किसी इकाई के शिक्षण अथवा किसी क्रिया के संपादन से सीखने वालों के जो ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि हो सकती है, जो उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसे इकाई शिक्षण का लक्ष्य कहा जाता है। और किसी इकाई, उप इकाई अथवा पाठ शिक्षण अथवा किसी क्रिया के संपादन से सीखने वालों के ज्ञान एवं कौशल, कला कौशल में जो वास्तविक वृद्धि होती है, उनके व्यवहार में
जो वास्तविक परिवर्तन होता है उसे पाठ शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। यद्यपि इकाई शिक्षण और उप इकाई यानी पाठ शिक्षण दोनों के लक्ष्य स्पष्ट एवं प्राप्य होते हैं और फिर भी इकाई शिक्षण के जो लक्ष्य हैं उसकी उपेक्षा उप इकाई पाठ शिक्षण के लक्ष्य अधिक स्पष्ट एवं नुकीले होते हैं। सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य जैसा कि हमने प्रारंभ में ही उल्लेख किया है कि कुछ विद्वान आज भी पाठ्यचर्या के किस विषय अथवा उप विषय के शिक्षण अथवा क्रिया प्रशिक्षण के उद्देश्य को सामान्य उद्देश्य यानी 30 से 40 मिनट के किसी पाठ शिक्षण अथवा क्रिया के प्रशिक्षण लक्ष्यों को विशिष्ट उद्देश्य की संज्ञा देते हैं। मातृभाषा शिक्षण के संदर्भ में तो यह दलील भी दी जाती है। भाषा एक कला है, एक कौशल है और फिर किसी भी कला अथवा कौशल की कोई सीमा नहीं होती है और ना ही उसे किसी सीमा में बांधा जा सकता है। इसलिए उसके शिक्षण के उद्देश्य ही निश्चित किए जा सकते हैं और उनके लक्ष्य को निश्चित नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में यह निवेदन है कि जहाँ तक भाषा के तत्वों का ज्ञान है, उनकी बात है, वह सुनिश्चित होते हैं और जहाँ तक शब्दों के अर्थ की बात है वो भी सुनिश्चित ही होते हैं। शब्दों के भावों की सीमा, शब्दों के जो भाव है उन्हें किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ठीक है। परंतु संदर्भ बस उनका भाव भी निश्चित प्राय हो सकता है या होता है। अतः मातृभाषा के किसी भी पाठ के शिक्षण लक्ष्य निश्चित कर सकते हैं। ऐसा करने में कोई कठिनाई आए वहां हम अपेक्षाकृत निश्चितता की ओर बढ़े हैं। बात यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक हमें पाठ के शिक्षण और उसके जो लक्ष्य है सुस्पष्ट नहीं होंगे तब तक हमारी होने वाली क्रियाओं को उचित दिशा नहीं मिलेगी और शिक्षण की सफलता निश्चित एवं स्पष्ट शिक्षण लक्ष्यों पर निर्भर करती है। हमें पाठ शिक्षण के लक्ष्यों को पहले निश्चित करना चाहिए। यह एक वैज्ञानिक युग है और हमें अपने कथन में अधिक से अधिक स्पष्ट होना चाहिए। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य मातृभाषा शिक्षण के कुछ उद्देश्य निश्चित करते हैं। दो तत्वों पर इसके ध्यान दिया जाता है। जैसे एक तो शिक्षा का उद्देश्य हुआ, दूसरा मातृभाषा की प्रकृति हुई। ठीक है। इस प्रकार से शिक्षा के जो उद्देश्य हमें बताए गए हैं। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए गए हैं कि शिक्षा एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है और शिक्षा के उद्देश्य में शिक्षा का जो संबंध है। दूसरे तथ्य यह भी है कि भिन्न भिन्न समाज में शिक्षा के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न ही होते हैं। ठीक है। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, ठीक है, सांस्कृतिक विकास, बच्चों के चरित्र का विकास,
जो आज के टाइम में आधुनिकीकरण है, भूमंडलीयकरण है और राष्ट्र की एकता है, अंतर्राष्ट्रीय एकता की भावना है, विभिन्न प्रकार के अवबोध हैं, जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है और यह सब प्राप्ति के जो मार्ग हैं शिक्षा के द्वारा हैं। कुछ साधन बताए गए हैं और उन सब को देखना एक महत्वपूर्ण बात है। और मातृभाषा के जो शिक्षण है इनके द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है और किस सीमा तक किस प्रकार की जाती है यह सब शिक्षा के द्वारा ही हमें समझ आता है। और किसी भी देश में मातृभाषा की शिक्षा शुरू में मौखिक रूप से दी जाती है और उसके बाद पाठ्य पुस्तकों की सहायता से प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा की शिक्षा दी जाती है और जिससे बच्चों के भाषाई ज्ञान, उसके कौशलों में वृद्धि और इनके उप विषयों की सामग्री के द्वारा की जाती है और उन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में आधारभूत जो भूमिका निभाती है वह हमारी पाठ्य पुस्तक होती है, वह मातृभाषा का साधन है। और आज मातृभाषा पाठ्य पुस्तकों द्वारा इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति करने में हमारी मदद करती है और यह एक महत्वपूर्ण साधन होती है। मातृभाषा की प्रकृति भाषा भाव विभक्ति, विचार विनिमय एवं संप्रेषण का सरलतम साधन होती है मातृभाषा और यह एक कला है, कौशल भी है। पढ़कर अर्थ समझकर और समझ के साथ लिखना और भाषाई कौशल सुनकर समझना, निपुण करना या निपुण होना, ठीक है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण साधन होते हैं वह होता है शिक्षा और यह शिक्षा होती है मातृभाषा द्वारा ग्रहण की गई शिक्षा। मातृभाषा के मूल तत्व वर्ण, शब्द, वाक्य, रचना, नियम और लिपि सभी का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, तभी हम किसी भी प्रकार की भाषा को समझ सकते हैं, उसे अनुकरण के द्वारा सीख सकते हैं। और साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि उनकी तर्क संबंधी रुचियां एवं अभिवृत्तियों का विकास किया जाए। ये सब मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य होने चाहिए और हमारी जो शिक्षा की पाठ्यचर्या है उनमें इन सब उद्देश्यों को शामिल किया जाना चाहिए। मातृभाषा के संबंध में दूसरा तथ्य यह है कि मातृभाषा और विचारों में अटूट संबंध होता है। विचार मातृभाषा के आधार पर होते हैं और मातृभाषा विचारों को प्रकट करने का एक सरलतम साधन होती है। हम अपने भावों को, विचारों को प्रकट कर सकते हैं तो वह साधन है भाषा। हम अपनी बात को कहकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा के द्वारा। और यदि आप भाषाई कौशल को ध्यान पूर्वक देखें तो स्पष्ट होगा कि वह इन सब के साथ समझना यानी विचार जुड़ा है। तब मातृभाषा की शिक्षा के साथ बच्चों का मानसिक विकास होना भी आवश्यक है। मातृभाषा के संबंध में तीसरा तथ्य यह है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवहार का आधार होती है, इसलिए बच्चों के भाषाई विकास के साथ उनका सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकास भी स्वाभाविक रूप से होता है। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों का लेखन। मातृभाषा शिक्षण
उद्देश्यों का लेखन मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों को विद्वान भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न क्रमों में लिखते हैं। इनमें दो आधार मुख्य रूप से बताए गए हैं। एक तो है मातृभाषा एवं उसके साहित्य की प्रकृति और दूसरा है उसे सीखने वाले की प्रकृति। क्योंकि किसी भाषा को सीखने के लिए बच्चे की आयु, उसकी रुचि, रुझान और उसमें परिपक्वता है या नहीं है, या उसे इस चीज की आवश्यकता है या नहीं, यह चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। और उसकी वास्तविक जो स्थिति है सीखने की, उसकी जो प्रकृति है वह महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब भाषा एवं उसके साहित्य की प्रकृति दृष्टि से मातृभाषा एवं उसके साहित्य की प्रकृति की दृष्टि मातृभाषा के माध्यम से व्यक्तियों के दूसरों के भाव एवं विचारों को समझकर ग्रहण करता है व्यक्ति, और अपने भाव एवं विचारों को दूसरों को मौखिक रूप से कहकर अवगत कराता है। और कुछ विद्वान मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों को इन्हीं दो वर्गों में विभाजित करते हैं। कुछ विद्वान का यह भी तर्क है कि मातृभाषा साहित्य की सौंदर्यानुभूति कर उसकी सराहना किए बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता है, और उसे मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों में तीसरा वर्ग भी होना चाहिए। उनका कहना यह है कि हमारा अंतिम प्रयास बच्चों को मौलिक रचना करने और उसकी ओर अग्रसर करना होता है, और साहित्य सृजन करना नहीं होना चाहिए। इसे वे सृजनात्मकता का विकास कहते हैं। और मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य ये विद्वान निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित करते हैं: ग्रहणात्मक उद्देश्य, अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य और सराहनात्मक उद्देश्य और सृजनात्मक उद्देश्य। इन चार प्रकार के उद्देश्यों को इन्होंने बताया है मातृभाषा और उसके साहित्य की प्रकृति को समझने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो साहित्य की प्रकृति से दृष्टि से जो उद्देश्य बताए हैं उन पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।